प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है मुग़ल प्रशासन। मुग़ल साम्राज्य जिसकी स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में की थी, लेकिन 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाने के कारण उसको शासन प्रबंध की तरफ ध्यान देने का ज़्यादा समय प्राप्त नहीं हुआ। जितना समय वो भारत में रहा उतना समय उसको युद्ध लड़ने में ही व्यतीत हुआ। और उसके पश्चात हुमायूं जब शासक बना तो हुमायूं को यहाँ पर शासन करने का अधिक समय नहीं मिला, उसे यहाँ से बाहर जाना पड़ा। और जब वो वापस आया उसने यहाँ पर साम्राज्य की स्थापना की। उसके पश्चात उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। तो बाबर और हुमायूं मुग़ल शासन प्रबंध की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे सके। हुमायूं के पुत्र अकबर ने जब शासन को संभाला उस समय बेशक से उसकी आयु छोटी थी और बैरम खान उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था, लेकिन जैसे अकबर ने स्वतंत्र रूप से साम्राज्य की बागडोर को संभाली, उसने प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशंसनीय सुधार करने शुरू किए और इसे एक नया रूप प्रदान किया। उसके द्वारा लागू की गई जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो उसके उत्तराधिकारियों के समय में भी उसी रूप से जारी रही। बेशक से उसमें कुछ छोटे मोटे परिवर्तन किए गए, लेकिन उसी रूप से उसको आगे उन्होंने जारी रखा। अब हम इसके शासन प्रबंध को पढ़ लेते हैं। अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहले हम करते हैं केंद्रीय शासन प्रबंध। ठीक है, केंद्रीय शासन प्रबंध में उसकी विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले है बादशाह। मुग़ल शासनकाल में प्रशासन की जो मुख्य धुरी थी या जो केंद्र था वो बादशाह हुआ करता था। उसके पास सभी अधिकार थे, जैसे वो मुख्य सेनापति होता था, मुख्य कार्यपालक होता था, मुख्य न्यायाधीश होता था। मतलब राज्य के हर मुख्य पदों पर उसका अधिकार होता था। उसके मुख से निकला प्रत्येक शब्द कानून समझा जाता था। अपने पूरे साम्राज्य के लिए जो नीतियाँ तैयार की जाती थी उसको तैयार करने का अधिकार सिर्फ शासक के पास ही था। शासक को और भी बहुत से अधिकार प्राप्त थे जो किसी को प्राप्त नहीं होते थे, सिर्फ शासक के पास ही ये अधिकार होते थे। जैसे सिंहासन पर बैठना, किसी को मृत्यु दंड देना, अपने नाम से सिक्कों को जारी करना, झरोखा दर्शन देना, उपाधियाँ देना, शाही आदेशों पर मोहर लगाना, ये सब बादशाहों के अधिकार थे। बादशाह अपनी प्रजा की शिकायतें सुनने के लिए दीवाने आम और राज्य के आवश्यक कार्य करने के लिए दीवाने खास पर और गंभीर मामलों पर विचार करने के लिए गुसलखाना में सभाएं बुलाया करता था। ये तीन स्थान दीवाने आम, दीवाने खास और गुसलखाना, जहाँ पर अपने शासन प्रबंध की मुश्किल से मुश्किल कार्यों को करने और लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए उसका वो प्रयोग किया करता था। और प्रशासन के संबंध में राजा को परामर्श देने के लिए बहुत से मंत्री भी नियुक्त किए जाते थे, जिनकी परामर्श को मानना या ना मानना बादशाह की इच्छा पर निर्भर करता था। लेकिन अगर उनके जो बादशाह को परामर्श दिए जाते थे, अगर वो उसको अच्छे लगते थे और प्रजा का कल्याण उनसे जुड़ा हुआ होता था तो वो उनको मान लेता था, स्वीकार कर लेता था। अब मंत्री आ जाते हैं। कौन कौन से मंत्री थे? बादशाह के बाद प्रशासन में मुख्य भूमिका निभाने वाले सबसे पहला है वकील। बादशाह के पश्चात दूसरा स्थान वकील या प्रधानमंत्री को प्राप्त था। वो बादशाह को सभी महत्वपूर्ण विषयों में परामर्श दिया करता था। छोटी से छोटी घटना की सूचना बादशाह को देता था और बादशाह के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करवाने का कार्य भी वकील या प्रधानमंत्री का ही होता था। वो विभिन्न विभागों के मंत्रियों की देखभाल करता था और प्रत्येक विभाग के सदस्य उसके पास अपने कार्यों का विवरण लेकर आते थे और सारे उसको अपने कार्यों के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करते थे। वो बादशाह और उच्च अधिकारियों के बीच में एक कड़ी का काम करता था। मतलब कि बादशाह की बात अधिकारियों तक और अधिकारियों की बात बादशाह तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाता था। अकबर के शासनकाल के बाद प्रधानमंत्री का महत्व कम होता चला गया और वो केवल एक सलाहकार के रूप में ही काम करना उसका कार्य शेष रह गया था। तीसरा है दीवाने आला। दीवाने आला वित्त मंत्री को कहा जाता था, जो राज्य की आय और व्यय का ब्यौरा रखता था। उसके हस्ताक्षर किए बिना कोई भी व्यक्ति राजकोष से धन नहीं निकलवा सकता था।
भू राजस्व एकत्रित करने के लिए भी नियम दीवाने आला ही बनाता था और वो हर प्रकार की जागीरों को, चाहे वो खालिस जागीरें थी चाहे वो इनाम जागीरें थी, उन पर नियंत्रण रखता था और प्रांतीय दीवानों की नियुक्ति करने के लिए बादशाह के पास सिफारिश किया करता था और उन सभी दीवानों के कार्यों की जानकारी बादशाह को दिया करता था। फिर है मीर बख्शी, जो कि सेना विभाग का अध्यक्ष होता था। सभी सैनिक अधिकारियों को वेतन बांटना उसी का कार्य होता था। उनके वेतन संबंधी बिल उसके द्वारा ही पास किए जाते थे और मीर बख्शी की सिफारिश पर ही बादशाह सैनिकों की भर्ती किया करता था, उनको पदोन्नति दिया करता था और उनका स्थानांतरण किया करता था। और प्रांतीय बख्शियों को काम करने के लिए निर्देश देना और उनके कामों पर नियंत्रण रखना मीर बख्शी का ही कार्य होता था। फिर अगला है सद्र उस सुदुर, जिसे सदर जहां भी कहा जाता था, जो कि धार्मिक विभाग का प्रमुख हुआ करता था। इस पद पर बहुत ही सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, जो पीरों, फकीरों, संतों, महात्माओं और शिक्षण संस्थानों का रिकॉर्ड रखता था और उनको नकद धन या लगान मुक्त भूमि देने का अनुरोध करता था। वो धर्म के मामले में सम्राट का मुख्य सलाहकार होता था और प्रांतीय सदरों के कार्यों का निरीक्षण वही करता था। फिर आ जाता है काजी उल कजात। सम्राट के पश्चात काजी उल कजात न्याय का प्रमुख मुखिया था। वैसे तो मुख्य न्यायाधीश बादशाह होता था, लेकिन बादशाह के पश्चात दूसरा जो स्थान था वो काजी उल कजात का था। वो भी न्याय से संबंधित मंत्री था। ये न्याय इस्लामी कानून के अनुसार किया जाता था और बादशाह को न्याय संबंधी परामर्श देता था। दूसरे काजियों की नियुक्ति करने के लिए बादशाह को सिफारिश करता था और प्रांतीय और स्थानीय अदालतों का निरीक्षण करता था और उनके द्वारा दिए गए फैसलों के विरुद्ध अपीलें भी सुना करता था। फिर आता है खानेसामा। खानेसामा शाही परिवार की देखभाल के लिए प्रमुख मंत्री था, जो बादशाह और उसके परिवार के सभी सदस्यों की हर आवश्यकता को पूरा करने का कार्य करता था। वो शुभ अवसरों पर उच्च अधिकारियों को निमंत्रण पत्र भेजता था, राजकुमारों और राजकुमारियों के विवाह के समय सभी आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करता था, दरबार की मर्यादा का पालन करवाता था लोगों से और शाही अंगरक्षकों और शाही भोजनालय का निरीक्षण भी वही करता था और शाही कारखानों की देखभाल करने का काम भी खानेसामा का हुआ करता था। फिर अन्य मंत्री आ जाते हैं। और भी कुछ मंत्री थे जो शासन प्रबंध में मुख्य भूमिका निभाते थे, जिनमें प्रमुख थे दरोगाए डाक चौकी, जो कि जासूसी विभाग का मुखिया था, मीरे बहार, जो कि समुद्री विभाग का मुखिया था, दरोगाए टकसाल, वो शाही टकसाल का मुखिया था, मीरे बार, जो कि वनों की देखभाल करता था, और मीरे आतिश, जो कि शाही तोपखाने का मुखिया होता था। ये कुछ अन्य मंत्री थे जो कि केंद्रीय प्रशासन प्रबंध में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते थे। फिर उसके बाद आ जाता है प्रांतीय प्रबंध। ठीक है, क्योंकि मुगल साम्राज्य एक बहुत ही विशाल साम्राज्य था, आपको पहले भी बताया हुआ है कि बहुत ही विशाल साम्राज्य था, इसलिए प्रशासन की सुविधा के लिए बादशाहों ने इसे प्रांतों में बांटा गया था। प्रांत जिन्हें सूबा भी कहा जाता था, चाहे हम इसको प्रांत बोल सकते हैं चाहे सूबा बोल सकते हैं, प्रांतों में बांटा हुआ था। अकबर के समय प्रांतों की संख्या 15 थी, जहांगीर के समय प्रांतों की संख्या 17 थी, शाहजहां के समय 22 और औरंगजेब के समय में इन प्रांतों की संख्या 21 थी। जैसे केंद्रीय प्रशासन का प्रबंध किया जाता था, वैसे ही प्रांतों का भी शासन प्रबंध किया जाता था। अब इसके जो प्रमुख अधिकारी थे प्रांतीय शासन में मुख्य भूमिका निभाने वाले, वो कौन कौन थे वो पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले है सूबेदार। सूबेदार को सिपह सालार भी कहा जाता था। प्रांतों का शासन प्रबंध उसके अधीन होता था। प्रांतों में शासन प्रबंध की जिम्मेदारी, शांति व्यवस्था बनाए रखना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, सब उसकी जिम्मेदारी होती थी। वो प्रजा के कल्याण और समृद्धि के लिए सड़कों का निर्माण करवाना, नहरों, कुओं, बागों और अस्पतालों का निर्माण करवाने की मुख्य भूमिका निभाता था। वो कृषि के विकास के लिए भी विशेष कार्य करता था। वो अपने अधीन सेना में अनुशासन बनाए रखता था, लगान इकट्ठा करने में दीवानों की सहायता करता था और लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में ध्यान रखता था। मुगल बादशाह सदैव अपने सूबेदारों के ऊपर नियंत्रण रखते थे, क्योंकि अगर जरा सी छूट दी जाती थी तो वो स्वतंत्र होने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे। दूसरा है दीवान। सूबेदार के पश्चात दीवान प्रांत का मुख्य अधिकारी होता था। दीवान वित्त विभाग का मुखिया होता था, जो आय और व्यय का ब्यौरा रखता था।
लगान इकट्ठा करने वाले अधिकारियों के कार्यों की देखभाल करता था और कृषि के अधिक पैदावार के लिए प्रयास करता था, और उसी के अनुरोध करने पर किसानों को ऋण दिया जाता था। फिर है बख्शी। प्रांतों में सेना की भर्ती और उनमें अनुशासन रखने की मुख्य भूमिका बख्शी की होती थी। वो सैनिकों के नाम, पद और वेतन संबंधी रिकॉर्ड संभाल कर रखता था, सैनिकों को वेतन वितरित करता था और कई बार उसे जासूसी का कार्य भी करना पड़ता था। फिर है सदर। धार्मिक कार्यों से संबंधित मंत्री को सदर कहा जाता था, जो संतों, पीरों, फकीरों की सूचियां तैयार करता था प्रांतों में और सम्राट को अनुदान देने के लिए सिफारिश करता था। वह धर्मार्थ में दी गई भूमि का प्रबंध करता था और दान संबंधी झगड़ों का निर्णय भी करता था। फिर आ जाता है वाक्यानवीस। गुप्तचर विभाग का प्रमुख प्रांतों में वाक्यानवीस कहलाता था, जो प्रांत में घटने वाली सभी घटनाओं की जानकारी प्राप्त करता था और उनका रिकॉर्ड रखता था। वो प्रांतों में नियंत्रण रखने के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति भी करता था और प्रांतों की प्रत्येक छोटी से छोटी महत्वपूर्ण और गुप्त घटना की सूचना बादशाह को देता था। फिर आ जाता है कोतवाल। कोतवाल पुलिस विभाग का अधिकारी था, जिसका कार्य शांति व्यवस्था का प्रबंध करना था। वो शहरों में रहने वाले बदमाश व्यक्तियों, वेश्याओं, शराब, नशीली वस्तुओं को बेचने वालों पर कड़ा नियंत्रण रखता था, अपराधों को रोकता था और जेलों की व्यवस्था करता था। वह बाजारों और मंडियों की भी देखभाल करता था और विदेश से आने वाले व्यक्तियों पर भी निगरानी रखता था। वो शहर में कब्रिस्तानों का प्रबंध करता था और पहरेदारी का भी प्रबंध करता था। फिर उसके बाद आ जाता है स्थानीय प्रशासन। जैसे केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन का नियंत्रण साम्राज्य पर बनाए रखने के लिए किया गया था, वैसे ही स्थानीय शासन प्रबंध का भी प्रबंध किया गया था। प्रशासन की सुविधा के लिए प्रांतों को सरकारों, परगनों और गांवों में बांटा गया था। अब जो सरकारें हैं उनका प्रबंध किस प्रकार किया जाता था? सबसे पहले फौजदार। सरकार, जिलों को सरकार कहा जाता था, ठीक है। सरकार का मुख्य अधिकारी फौजदार होता था, जिसका मुख्य कार्य सरकार में शांति और व्यवस्था बनाए रखना था। वो सड़कों को चोरों, लुटेरों से सुरक्षित रखता था और सम्राट के आदेशों का पालन करवाता था। वो अमील गुजार को भू राजस्व एकत्रित करने में भी सहयोग देता था। फिर दूसरा आ जाता है अमील गुजार, जिसका मुख्य कार्य भू राजस्व एकत्रित करना था। उसकी सिफारिश पर किसानों को ऋण और दूसरी सुविधाएं दी जाती थी और किसानों को अधिक पैदावार करने के लिए उत्साहित भी किया जाता था। कृषि से संबंधित सारी सूचनाएं केंद्र को भिजवाता था। फिर तीसरा आ जाता है बितकची और खजानदार। बितकची और खजानदार दोनों ही अमील गुजार की सहायता करते थे। बितकची का मुख्य कार्य भूमि की किस्म और उपज संबंधी रिकॉर्ड रखना था और इन रिकॉर्डों के आधार पर लगान निर्धारित किया जाता था। खजानदार का मुख्य कार्य लगान इकट्ठा करके केंद्रीय कोष में जमा करवाना होता था। फिर है परगने का प्रबंध। परगनों के जो प्रमुख अधिकारी थे वो शिकदार, अमील, पौदार और कानूनगो थे। परगना तहसील को कहा जाता था। सबसे पहला इसका प्रमुख अधिकारी शिकदार था, जिसका मुख्य कार्य परगने में शांति व्यवस्था को बनाए रखना और लगान इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की मदद करना था। वो इसके अतिरिक्त फौजदारी मुकदमे भी सुनता और उनका निर्णय करता था। दूसरा अमील, जिसका मुख्य कार्य लगान एकत्रित करना और भू राजस्व संबंधी मुकदमों के निर्णय करना था और उसी की सिफारिश पर किसानों को ऋण दिए जाते थे। फिर आ जाते हैं पौदार और कानूनगो। ये दोनों अधिकारी अमील को सहयोग देते थे। पौदार का मुख्य कार्य भूमि कर के संबंध में रिकॉर्ड रखना और लगान एकत्रित करके केंद्रीय राजकोष में जमा करवाना होता था और कानूनगो परगने में कृषि योग्य भूमि और विभिन्न फसलों का रिकॉर्ड रखता था। फिर उसके बाद आ जाता है गांव। परगने आगे गांव में बंटे हुए थे। गांव का शासन प्रबंध पंचायतों के अधीन था। पंचायतों का मुख्य कार्य गांव के विकास के लिए सारे प्रबंध करना था। गांव के झगड़ों का निर्णय करना भी पंचायत का मुख्य कार्य था। पंचायत गांव में सफाई, शिक्षा और पहरेदारी का प्रबंध करती थी और पंचायत के सहयोग के लिए चौधरी, मुकद्दम और पटवारी नामक कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता था। चौधरी किसानों और सरकारी कर्मचारियों के बीच में एक मुख्य कड़ी का काम करता था और मुकद्दम लगान वसूल करके चौधरी की सहायता करता था और पटवारी भूमि और लगान के संबंध में रिकॉर्ड रखता था। तो इस तरह से मुगल शासकों ने अपने
विस्तृत और विशाल साम्राज्य को नियंत्रण में रखने के लिए, लोगों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए एक अच्छे शासन प्रबंध की व्यवस्था की, जिसके कारण भारतीय लोगों को लंबे समय तक एक अच्छा और खुशहाल शासन प्रबंध देने में मुगल शासक सफल हुए। धन्यवाद।